हेलो डियर। आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, जब फर्म क्लोज हो जाती है, तो उस केसेस में हमें अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। हमें इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स को सीखना है, कुछ बेसिक इसके फंडामेंटल्स को सीखना है और बहुत इजी चैप्टर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। भाई फर्म का बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड द फर्म इज वाउंड अप, और फर्म को हम हमेशा के लिए कंप्लीट फिनिश कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दैट इज डिसॉल्व, जिसका मतलब होता है डिसोल्यूशन करना, डिसॉल्व करना। कह रहा है एज ए रिजल्ट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। इसके रिजल्ट के लिए हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है वो हम स्टेप में सीखेंगे। जब मैं स्टेप समझाऊंगा अभी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर्स इज एंड। जो पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स था वो आज एंड हो जाएगा, क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो गई है, तो उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी एंड हो गया। उनका वैसे पर्सनल रिलेशन हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बच्चों इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड था पार्टनरशिप में, वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें ये समझ आ गया डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना, सारे के सारे सेटलमेंट्स करने, लाइबिलिटी सारी पे कर दो, एसेट सारी सेल कर दो, पार्टनर्स को भी हिसाब दे दो और उनको इकोनॉमिक रिलेशन फिनिश कर दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये करते कैसे हैं, अब मेनली हमें ये सीखना है कि इसे करेंगे कैसे, मतलब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सिंपल बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज का मतलब होता है टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग स्टेप विल अप्लाई। हमें ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगी। पहला स्टेप है हमारा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देयर। भैया आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है मेरे सभी हीरे बच्चों। ठीक है, और ट्रांसफर करनी है सारी की सारी एसेट्स एंड सारी के सारे लाइबिलिटीज। भैया एक्सेप्ट वाली चीज को छोड़कर, इस चीज को छोड़कर, मतलब चाहे वो एसेट्स हो चाहे लाइबिलिटी हो, एक्सेप्ट वाली चीज ट्रांसफर नहीं करनी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर नहीं करना। कैश एंड बैंक ये भी एसेट्स है बच्चों, पर हम इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल ये लाइबिलिटी है पर इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर्स लोन ये भी लाइबिलिटी बट इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व इसे भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इनके अलावा जो भी हमारे पास एसेट्स हैं या जो भी लाइबिलिटीज हैं हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे बच्चों पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है, बट पार्टनर्स के रिलेटिव के लोन ट्रांसफर होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स रिलेटिव लोन, जैसे उसका ब्रदर का, वाइफ का, सिस्टर का। ठीक है, उनके लोन ट्रांसफर होंगे, बस पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, करंट कैपिटल देयर एज द केस मे बी। जो भी केस हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर कर देना। जैसे मान लो बच्चों क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मिल रही है, करंट कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग, तो आप एक ही कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसी में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद क्या रहा है प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर कैश एंड बैंक बैलेंस देयर एज द केस मे बी। आप बच्चों कैश, अगर हमें ना क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक बनाएंगे, बट अगर दोनों दे रखा है तो याद रखना बैंक अकाउंट बनता है। अगर दोनों दे रखा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों, बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 1 रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी एसेट ट्रांसफर करनी है, सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है एक्सेप्ट वाली चीजों को छोड़कर। फिर हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वहां उनकी कैपिटल ट्रांसफर करनी है। फिर बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, वहां कैश या बैंक के बैलेंस ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजर।
अभी जब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो और क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल मत घबराना। अच्छा, अब बच्चों हमें ये नोट्स फॉलो करने हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, ये नोट हमें याद होने चाहिए। देखो, नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? वेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा हो, पर किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर लाइबिलिटी। मान लीजिए क्वेश्चन में 3 लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब जो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बिल्स पेबल के बारे में तो लिखा है, पर क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट हो गया रिगार्डिंग द लाइबिलिटी। आप उस लाइबिलिटी की फुल पेमेंट कर दोगे। हम फुल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी, हम कितनी पेमेंट करेंगे? फुल। ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। whenever question is silent regarding realize या सेल ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स। देखो, अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम फुल पेमेंट कर देंगे, बट अगर एसेट्स के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम चेक करेंगे वो एसेट्स हमारी टैंजिबल है या इनटैंजिबल। If assets is tangible, then it will be assumed that it will realize or sold at book value. हम उसे बुक वैल्यू पे सेल कर देंगे। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक। ठीक है, ये मैं 2 लिख देता हूं, एक्सेप्शन वाले भी, डेटर्स, स्टॉक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो करंट एसेट्स है, ये तो करंट एसेट्स है। हाँ बच्चों, ये करंट एसेट्स है, बस इस चैप्टर में एक्सेप्शन है। इन एसेट्स को टैंजिबल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। इन एसेट्स को, जैसे हमारे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, इनको टैंजिबल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। वैसे टैंजिबल आपको पता है, ठीक है ना? अच्छा, अगर एसेट्स हमारी इंटैंजिबल है, देन इट विल बी एज्यूम्ड निल रियलाइजेशन, यानी आपको कुछ नहीं करना। अगर इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटैंजिबल एसेट्स कैसे होती है हमारी? जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, ये हमारी इंटैंजिबल एसेट्स है। अगर इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कुछ नहीं करना। ठीक है। और अगर टैंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें उसे सेल कर देना है बुक वैल्यू पे, हम सेल मान लेंगे। अच्छा, डेटर और स्टॉक करंट एसेट्स होता है, बट यहां पे इसे टैंजिबल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह बच्चों? टैंजिबल एसेट्स की तरह, याद रखना। ठीक है ना? तो ये एक्सेप्शन है। अच्छा, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कह रहा है डस्टबिन आइटम्स नेवर बी पेड ऑफ। भाई, डस्टबिन आइटम क्या होती है बच्चों? बच्चों, डस्टबिन आइटम का मतलब होता है कि कोई चीज उठा के आपने डस्टबिन में डाल दी, तो आप निकालने तो नहीं जाते ना उसे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन आइटम को डस्टबिन आइटम दिया है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आप कभी गलती ना करो। बच्चों, इन आइटम्स को हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। सिर्फ रियलाइजेशन, इनकी पेमेंट नहीं होती। ठीक है, कहीं इनकी पेमेंट कर दो ना, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होंगे। अच्छा, ये कौन कौन से आइटम है? यह है बच्चों हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डस्टबिन आइटम है। हम अगर ये क्वेश्चन में मिलता है तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व भी हमारा डस्टबिन आइटम है। उसके बाद बच्चों रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी डस्टबिन आइटम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डस्टबिन आइटम है। बैड डेट रिजर्व भी डस्टबिन आइटम है। और रिजर्व फॉर एनी एसेट्स भी डस्टबिन आइटम। अब बच्चों देखो, आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आप इनको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे स्टेप 1 क्या कहता है कि सारी की सारी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वहां ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो, एक्सेप्ट वाली चीजों को छोड़कर। नो, स्टेप नंबर 2 में आपको पार्टनर कैपिटल बनाना है। स्टेप नंबर 3 में आपको कैश अकाउंट बनाना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 को फॉलो करोगे। नोट नंबर 1 कहता है लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, पूरी पेमेंट करिए। एसेट्स के बारे में साइलेंट है, चेक करिए।
वो टेंजिबल एसेट्स है या इनटेंजिबल। अगर टेंजिबल एसेट्स है, अगर टेंजिबल एसेट्स है तो बच्चों उसे बुक वैल्यू पे सेल कर दीजिए। अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो कुछ मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए। इसके बाद आता है डस्टबिन आइटम। डस्टबिन आइटम को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बस, और कुछ नहीं कर, ठीक है ना। तो ये बच्चों मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट है, और इसकी 50% से ज्यादा क्लैरिटी आपको अभी हो गई है, या क्लियरिटी नहीं हुई है तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये हमें सॉल्व करना है। आज हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ते हुए, ठीक है। चलो तो पहले पढ़ते हैं। कह रहा है प्रदीप एंड परेश partners in a firm decided to dissolve their partnership firm on 1st April 2026। उन्होंने डिसाइड किया बच्चों कि अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, प्रदीप वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज द assets and to pay the liabilities he was paid 10,000 as commission for this service। अच्छा, इसका मतलब समझा देता हूं ये क्या क्या है। बच्चों जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका एक ही काम होता है कि सारे के सारे एसेट्स को बेचो, जो पैसा आए उसको लाइबिलिटी को पे करो। अब ये सभी पार्टनर्स का मिलके काम करना होता है। बट यहाँ पे कोई पार्टनर ना करे और वो दूसरे पार्टनर को बोल दे कि भाई तू हमसे ले लियो कमीशन, तू हमसे ले लियो सैलरी, तू हमसे ले लियो रेम्यूनरेशन, तू कर दे। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो प्रदीप को इस काम के लिए डिप्यूटेड किया गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्म का 10,000 रुपए का खर्चा है, उसको पे कर देंगे क्योंकि वो काम कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, देखना कैसे ट्रीट करेंगे। तेरा सन्ड्री क्रेडिटर है प्रदीप का लोन, मिसिस प्रदीप लोन। मैंने कहा था पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता, ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, मिसिस प्रदीप लोन। उसके बाद परेश का लोन, आईएफआर प्रदीप कैपिटल, परेश कैपिटल, बैंक्स, डेटर्स, पीडीडी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों चलो अब हमें सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करना है, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, पहले स्टेप नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये हमारी बैलेंस शीट है, ध्यान से समझना। ये हमारी बैलेंस शीट है और इसमें ये वाली साइड होती है हमारी लाइबिलिटीज और ये वाली साइड होती है हमारी एसेट्स, और ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है मान लो। क्योंकि मैं वहां करूंगा ना तो वहां आपको समझना है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं पहले समझा रहा हूं। सारी की सारी लाइबिलिटीज इधर ट्रांसफर होगी बच्चों, एक्सेप्ट वाली चीजों को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट वाली चीजें मैंने आपको बता दी, अब आपको याद होनी चाहिए, आपको याद करनी है। और सारी की सारी लाइव एसेट्स इधर ट्रांसफर हो गई एक्सेप्ट वाली चीजों को छोड़कर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाएगा हमारा डेटर। ठीक है, डेटर्स की वैल्यू है बच्चों हमारी 71,400। और डस्टबिन आइटम मिल गया। डस्टबिन आइटम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर होते हैं, ये लीजिए बाय पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बच्चों? 67,400, सॉरी, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने बच्चों? 30,000। नेक्स्ट बिल्डिंग दे रखा है बच्चों, बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखी है बच्चों 3 लाख। अच्छा, उसके बाद दे रखा है बच्चों गुडविल। गुडविल की वैल्यू है बच्चों 10,000। ये लीजिए। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटी में हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,29,400 और मिसिस प्रदीप लोन। भाई वाइफ का लोन आएगा, पार्टनर का लोन नहीं आता। मिसेस प्रदीप लोन 40,000।
परेश पार्टनर है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा। आईएफआर डस्टबिन आइटम है, मैंने आप लोगों को अभी नोट नंबर 3 में याद कराया कि आईएफआर हमारा डस्टबिन आइटम है, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आता है, बस और कुछ नहीं करना उसका। ये लीजिए सर, आपने ये ट्रांसफर नहीं किया, ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी, तो भाई ये तो एक्सेप्ट वाली चीजें थी ना। कैश और बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर के लोन अकाउंट, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। तो बच्चों मैंने सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये सारी एसेट्स हैं, ये एसेट्स इधर से सेल होंगी बच्चों, अगर हम करेंगे तो। अगर हम सेल करेंगे तो इधर से सेल होगी, ठीक है। अगर हम सेल करेंगे तो इधर से सेल होगी, ये बाय इस साइड से, क्लियर। और ये सारी की सारी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी इधर से पे होंगी, एसेट्स इधर से सेल होगी, कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से, हम सेल करेंगे तो बैंक से। अच्छा, ये लाइबिलिटी हम पे करेंगे तो बैंक से, कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से, ठीक है। ये दोनों डस्टबिन आइटम है, तो इनका कुछ नहीं करना, ये दोनों डस्टबिन आइटम है। लो मैंने स्टार लगा दिया, अभी आपको याद नहीं होगा ना, एग्जाम में मत लगा देना ये स्टार। ये डस्टबिन आइटम है, इनकी पेमेंट नहीं होती, बस ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिखी जाती है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, अब एडजस्टमेंट पढ़नी है हमें, बस और कुछ नहीं करना। देखो सारी ये सारी एसेट्स इधर से सेल होंगी, लाइबिलिटी इधर से पे होगी, कोई एक्सपेंस होगा इधर से, कोई इनकम होगा इधर से दिखाएंगे। देखो, प्रदीप अग्री टू पे हिज वाइफ लोन। प्रदीप कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, तो भैया उसकी वाइफ का लोन इधर है, इधर से पे कर दो। कौन पे कर रहा है, प्रदीप, तो ये लीजिए प्रदीप कैपिटल, प्रदीप कैपिटल, मिसेस प्रदीप लोन, उसने पे कर दिया बच्चों 40,000, ठीक है। देखो अगर हम पे करेंगे तो बैंक से, और पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के नाम से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन टू परेश, भाई इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चले गया, परेश लेके चले गया 27,000 में। ये लीजिए, बाय परेश कैपिटल, परेश क्या लेके चले गया बच्चों, इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए में, 27,000 में। कितने में लेके चले गया बच्चों, 27,000 रुपीज में लेके चले गया, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग रिलाइज 3,50,000, बिल्डिंग हमने सेल करी है 3,50,000 में, तो ये लीजिए, अब इसे आप लोग बैंक से दिखाओ, जो हम सेल करेंगे वो बैंक से आएगा, बैंक से। हमने क्या सेल किया बच्चों, बिल्डिंग, कितने में सेल किया हमने बिल्डिंग, 3,50,000, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, कह रहा क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं बच्चों 2 महीने के बाद। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट 10% पर एनम, डिस्काउंट इमीडिएटली एट अ 10% पर एनम डिस्काउंट। भाई हम तो वैसे भी पे करते ही क्रेडिटर को 2 महीने बाद, पर उसने कहा अभी पे कर दो और हमसे डिस्काउंट ले लो। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे डिस्काउंट के लिए। लीजिए 1,29,000, मुझे कितना रुपए पे करने उनको, 1,29,400 क्रेडिटर्स को मुझे पे करने हैं बच्चों, 1,29,400, इसमें मुझे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10%, ठीक है। और कितने महीने के लिए मिल रहा है बच्चों, सिर्फ 2 महीने के लिए, तो टाइम पीरियड भी लगेगा 2/12। देखो हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो होल टाइम के पूरा 10% नहीं मिल रहा, हमारा रेट है 10% पर एनम, पर एनम मतलब होता है पर ईयर, और हम पेमेंट 2 महीने पहले कर रहे हैं, तो 2 महीने का ही डिस्काउंट मिलेगा। चलो 2 से कटा 6 आ गया बच्चों, 101010, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 7 जा 0, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा, और ये गया 3 1 जा 3, 3 6 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा, तो बच्चों ये आ गया हमारा 2157, 2156। तो 129,000 में से 400 में से इतने रुपए माइनस कर दो,
2157 129,400 में से हमें डिस्काउंट मिला है बच्चों 2157, तो इतने रुपए की हमने पेमेंट कर दी। 10 में से 7 गया बच्चों 3, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 2 का 2, 1 का। चलो हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी बच्चों 2, हमने पेमेंट करी तो हम बैंक से करेंगे, बैंक क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 127,243 रुपीज, ठीक है, 127,243, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, हमने एक रियलाइजेशन का खर्चा भी पे किया, ये लीजिए एक्सपेंसेस, कितने रुपए बच्चों 2500, ये लीजिए। तो बच्चों ये हमारे खर्चे थे, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स कर ली। अब एक कमीशन देना था प्रदीप को 10,000 रुपए उसकी सर्विस के, वो दे दो। तो भाई पार्टनर को दे रहे तो पार्टनर्स के नाम से आ जाएगा। लो, प्रदीप कैपिटल कितने रुपए दे रहे हो बच्चों उसको, कमीशन के 10,000 रुपए। पार्टनर को हम कभी भी बैंक से पे नहीं करेंगे, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर के नाम से ही पे करें। चलो, तो अब चेक करते हैं बच्चों रूल, ठीक है। रूल क्या, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, देखो ये तो डस्टबिन आइटम है, ये डस्टबिन आइटम है, ये लाइबिलिटी हमने पे कर दी, ये पार्टनर ने पे कर दी। तो लाइबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चन साइलेंट ही नहीं था, कहा गया था जो हमने कर दी। अच्छा, डेटर के बारे में क्वेश्चन, ओ लो, पहली एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट। बच्चों डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो अब हम चेक करेंगे कि डेटर टैंजिबल है या इनटैंजिबल। भाई डेटर तो टैंजिबल एसेट्स होती है ना, हमने इस चैप्टर में एक्सेप्शन है, वैसे वो करंट एसेट्स होती है बच्चों, पर इस चैप्टर में हम उसे टैंजिबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो भाई डेटर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो पूरी पेमेंट कर दो, ये पूरी बुक वैल्यू पे सेल कर दो, सॉरी बुक वैल्यू पे सेल कर दो। लो, बैंक से डेटर्स हमें मिल गए इसके 71,400। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेके चले गया परेश, बिल्डिंग हमने बेच दी, गुडविल। अब गुडविल के बारे में भी कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला। पर गुडविल कौन सी एसेट्स है, एसेट्स तो है पर ये इनटैंजिबल एसेट्स है। और मैंने कहा था अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ भी नहीं करना, छोड़ दीजिए इसको। लीजिए, हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, नोट 1 फॉलो कर लिया, नोट 2 फॉलो कर लिया, नोट 3 भी। डस्टबिन आइटम क्रेडिट साइड लिखते हैं। आइए रफ में टोटल करते हैं बच्चों। चलो रफ में टोटल करते हैं पहले डेबिट साइड का, ठीक है। ये वाली साइड बच्चों डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, आओ। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा बच्चों, 71,433,10, ये लो डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल 71,400, भूल गया मैं तो, चलो देख लेते हैं बच्चों, 3,3,30,, ठीक है, 30,000, 3,00,000, 10,000। अच्छा, उसके बाद क्या था बच्चों, 40, 127, 243, 127, 243, 30, ठीक है, नहीं 40 था बच्चों, सॉरी 40, ये लीजिए 40, और उसके बाद क्या था बच्चों बताओ, 2,500, 10,000, तो 2,500 और 10,000, ये लीजिए, ये तो डेबिट का था। अब क्रेडिट का भी टोटल कर लो ऐसे ही, 129,400, 40, 82, 52, तो बच्चों 129,400, 129,400, पहले बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं 48 और 4, ये लीजिए 48 और 4, चलिए नेक्स्ट 3,50,, 71,400, 3,50,, 71,400,
और लास्ट बच्चों 27, ये लीजिए 27। चलो डन, टोटल कर लेते हैं बच्चों। ये आ गया बच्चों 3, ये आ गया बच्चों 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 कैरी गया 1, 7 8 9 9 10 11 का 1 कैरी गया 1, 11 12 13 14 14 और 4 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी गया 1, 4 5, ये लीजिए ये आ गया 5,91,143। अच्छा इसका टोटल कर लेते हैं 0048, ठीक है। 7 और 1 8 8 4 8 8 16 20 29 का 9 कैरी गया 2, 8 8 और 5 13 13 और 7 20 22 का 2 कैरी गया 2, तो ये हो गया बच्चों 6। तो बच्चों हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट आएगा 6,29,800 माइनस करते हैं जो 591,143, ये लीजिए 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 5 गया 0। तो बच्चों हमारा जो प्रॉफिट आया है वो 38,657, ये लीजिए हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारी प्रॉफिट आएगा बच्चों, प्रॉफिट 38,657। दोनों तरफ का टोटल कर दो बच्चों जो ज्यादा आ रहा था, और हमारा क्या आ रहा था टोटल, टोटल आ रहा था हमारा बच्चों, टोटल आ रहा था हमारा 6,29,800। जो ज्यादा होगा वो आएगा दोनों तरफ, 6,29,800, 6,29,800, ये हमारा आंसर है प्रॉफिट। बच्चों ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, प्रदीप में, ठीक है, प्रदीप में और परेश में, उनके रेशो में, प्रदीप और परेश के रेशो में बढ़ जाएगा। ये 38,657 उनका रेशो नहीं गिवन है, तो बच्चों इक्वली बांट देना, ठीक है, तो इक्वली बढ़ जाएगा। मैं हट रहा हूं, आप एक बार पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो तो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। देखो आंसर हमारा गिवन है, तो यहां से आप देख सकते हो आंसर हमारा गिवन था इसका, ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। बच्चों इसी तरीके से आपको करना है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपकी क्लैरिटी 100% इंक्रीज होगी। बट आप लोग वर्कशीट का क्वेश्चन जरूर करना, जो आपको वर्कशीट दी उसके क्वेश्चन करते रहे, आंसर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। बच्चों 4 क्लास तक, मैंने पीछे आपको बता रखा, 4 क्लास तक मैं सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही सिखाऊंगा। एक बार आप रियलाइजेशन बनाना सीख गए ना तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।